Hello students, Abhinandan Kumar Azad here. In this video, we will discuss about energy and energy interaction. You know, ability of doing work is called energy. मीन्स एनर्जी किसी सिस्टम में आपके अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, लेकिन जब ये इंट्रैक्ट करता है यानी कि हमें एनर्जी को अगर ट्रांसफ़र करना है, किसी को देना है, तो हम कैसी एनर्जी को किसी के दूसरे को देंगे, यानी किस प्रकार से एनर्जी एक दूसरे से इंट्रैक्ट करता है, इन सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो सेशन में देखेंगे। तो एनर्जी इंट्रैक्शंस के पहले हम लोग ये समझें कि एनर्जी क्या है, कितने प्रकार क्या होता है, क्योंकि एनर्जी आप बचपन से पढ़ते आए हैं, फिर भी ये मेन चीज़ है जो फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है। अगर इसको अच्छे से समझ गया एनर्जी को, तो सारा खेल इसी का है। खासकर मैकेनिकल में हम लोग इस एनर्जी के रिलेटेड ही चीज़ों को पढ़ते हैं। तो एनर्जी को हम दो प्रकार से स्टडी करने वाले हैं, एक है माइक्रोस्कोपी लेवल पर, एक है माक्रोस्कोपी लेवल पे। माइक्रो यानी कि बहुत ही छोटी और सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पे हम उसकी स्टडी करने वाले हैं कि एनर्जी को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। और एक बल्क रूप में, जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को एक बल्क के रूप में कंसिडर करके उसकी स्टडी हम करेंगे, तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक कंसिडरेशन में रखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से माइक्रोस्कोप में कौन कौन आएगा भाई? तो बल्क मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी जो होता है, और बल्क पोजीशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होता है। किसी भी सिस्टम का पूरे उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर मोशन कर रहे हैं, उसके कारण उसको जो बल्क मोशन है, सबका जो एक इक्विवेलेंट मोशन आ रहा है, उसके कारण जो उसमें एनर्जी है, उसको हम उसका काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, या इसको हम बल्क मोशन काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। या फिर सारे मॉलिक्यूल्स के पोजीशन के कारण जो उसके सिस्टम के पास एनर्जी है, उसको हम बल्क पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो ये तो है माइक्रोस्कोपी लेवल पे, जिसके बारे में आप बचपन में छोटे क्लास में काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं, एकदम छोटे बच्चे वाले लेवल पे घुसते हैं, एकदम एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होता है, चूंकि हम बहुत ही स्मॉल लेवल पे जा रहे हैं, तो सारी एनर्जी को हम एक नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा छोटे क्लासेज में। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो उस इंटरनल एनर्जी जो होता है, वो एक छोटे मॉलिक्यूल की हम स्टडी करते हैं, उसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है, सारी एनर्जी के कंबाइंड फॉर्म को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इस इंटरनल एनर्जी में बहुत सारे प्रकार का होता है, जिसमें होता है सेंसेबल एनर्जी, लैटेंट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये चार प्रकार से हम उसको बांट सकते हैं, चार भागों में बना के हम पढ़ेंगे, और एक ही एग्जाम्पल में चारों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चारों को एक ही जगह पे समझा दूंगा। जैसे सेंसेबल एनर्जी क्या है भाई? तो अगर आप किसी को एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो वह स्टोर करता है मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन में, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसमें स्टोर है एनर्जी उसके रैंडम मोशन। कहीं भी अगर मैं कोई सिस्टम में ढेर सारे मॉलिक्यूल है, यानी कि एटम है, यानी कि गैस है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर डोल रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं। ठीक है, तो उसके रैंडम मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर है, उसी को हम सेंसेबल एनर्जी कहते हैं। सेंसेबल एनर्जी ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप हीट देते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, इस वजह से इसके मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ता है, यानी कि उसका सेंसेबल एनर्जी बढ़ने लगता है। अब लैटेंट एनर्जी क्या है भाई? तो लैटेंट एनर्जी है, जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल देख रहे हो H2O मॉलिक्यूल है, और ये अलग मॉलिक्यूल है H2O। ठीक है, इसको डिटेल में मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ये O है, और ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन का कंबाइंड है। जानते हो कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, पर ये जो मजबूत वाला है, वो थोड़ा सा शेयरिंग वाला पैसा को अपने तरफ खींच लेगा। तो इस पर आ जाएगा कुछ निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 वगैरह में, 11-12 में। सेम किस्सा इसके साथ होगा, जो सेकेंड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन के पास क्या आ गया भाई? तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके साथ उसके पास लोन पेयर भी है, यानी कि अपन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो एक दूसरे में अट्रैक्शन फील कर रहा है, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना हुआ है। ये क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर आप सबसे पहले अगर आप हीट दोगे वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो सबसे वीक बॉन्ड यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, तो ये H2O मॉलिक्यूल्स अलग निकल जाएगा, और ये H2O मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा। ठीक है, या फिर दूर फैलेगा। ठीक है, यानी कि फेज चेंज होगा, जो लिक्विड फॉर्म में है वो धीरे धीरे और ज़्यादा हीट दोगे तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, तो ये वेपर फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप एनर्जी देते हो वही उसके लैटेंट एनर्जी कहलाता है। ठीक है, यानी कि फेज चेंज करने के दौरान जो एनर्जी वो लेता है, जो एनर्जी वो स्टोर करता है अपने अंदर, वो उसका लैटेंट एनर्जी होता है। ठीक है,
तो आप समझ में आ गया होगा। देखो मैं डिफिनेशन ही लिखाने जा रहा हूँ कि डिफिनेशन आपको पढ़ना भी नहीं, डिफिनेशन आपने बचपन ही पे ही पढ़ रखा है। यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को समझना है ताकि बाकी की चीज़ों को समझने में आसानी हो। और इतना डिटेल में, इतना सही ढंग से कहीं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। इतना एक स्लाइड में, एक जो आपके स्क्रीन पे उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भरा हुआ है और एक ही स्क्रीन पे सब के सब चीज़ें डिस्कस हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। आप मिस मत करिए और लोगों को इसके बारे में बताइए भी। मैं कॉमेडी करके भी खूब पढ़ाता था, लेकिन वहाँ पे कॉमेडी ज़्यादा होता था, पढ़ाई कम होता था। तो अब मैं चूँकि समय मेरे पास बहुत कम होता है, तो एकदम सीरियस कंटेंट देता हूँ कि बस एक ही स्लाइड में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा सके। तो उम्मीद करते हैं आपने लैटेंट हीट को समझ गया होगा कि लैटेंट हीट क्या है। अब है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल बॉन्ड के बनने और टूटने में जो एनर्जी रिलीज होता है वही है केमिकल एनर्जी। ठीक है, जहाँ पे केमिकल बॉन्ड कौन है बताइए, कोवेलेंट बॉन्ड है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए या बनेगा तो इसमें एनर्जी कुछ रिलीज करेगा। ठीक है, और अगर इसको तोड़ना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। जितना एनर्जी आपने दिया है वही उसका केमिकल एनर्जी है। ठीक है, यानी कि यही एनर्जी, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो यही जो वहाँ पे बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं तो ये केमिकल एनर्जी हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। अब है कि सबसे पहले तो हमने क्या क्या किया, देखो एक ही में मैंने सबको दिखा दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो जो एनर्जी आपको देना या लेना पड़ना वो है लैटेंट एनर्जी। आपका केमिकल रिएक्शन होता है यानी केमिकल बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर टूट रहा है तो वो एनर्जी जो आपने लेना देना पड़ रहा है वो है केमिकल एनर्जी। और एक अगर एटम को जाके तोड़ना रहे, ठीक है, उसके न्यूक्लियस को जाके तोड़ना रहे, ठीक है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में या न्यूक्लियस के टूटने फूटने में जो एनर्जी रिलीज होता है या फिर देना पड़ता है वो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी कहलाता है। यही न्यूक्लियर एनर्जी रीजन है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि सन में होता है यानी सन की एनर्जी का रीजन ही आपका न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। अभी भी आपको कहीं पे भी कोई भी तकलीफ, कोई दिक्कत रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हमें बस फील करना है, चीज़ों को समझना है। आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, ठीक है, और डेफिनेशन पूछेगा भी तब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक मार दोगे। ठीक है, एक और चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि ठीक है कि मान लेते हैं ये आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है आईसी इंजन का। ठीक है, स्पार्क प्लग लगा हुआ है तो स्पार्क प्लग से आपने इसमें एनर्जी एक बार दे दिया। ठीक है, एनर्जी दे दिया तो अंदर जलेगा सारा फ्यूल जलेगा तो भैया यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। भैया प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी इंक्रीज कर जाए पर एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी नहीं बढ़ने वाला है। तो आपको लगता है कि एनर्जी भाई हीट आ गया, एनर्जी बढ़ गया। अरे एनर्जी कहाँ से बढ़ जाएगा, एनर्जी पैदा होता है क्या? हाँ, थोड़ा सा आपने चिंगारी दिया है, वो ऊपर से एनर्जी भाई इलेक्ट्रिकल शॉक दिया है आपने, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला थोड़ा सा एनर्जी जरूर आया होगा इसमें, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, वो जितना पहले था उतना ही है। आपको सर टेम्परेचर हीट कहाँ से आया? ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहा होगा। ठीक है, अंदर फ्यूल है जिसमें केमिकल एनर्जी है, वो बर्न हुआ, उसका कंवर्जन हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ है, केमिकल एनर्जी निकला है। ठीक है, और वही एनर्जी आप लोगों को हीट और प्रेशर के फॉर्म में मिला है। ठीक है, तो एनर्जी जो था वो केमिकल एनर्जी में स्टोर था, आपको पता नहीं लग रहा था, पर वही आपको अगर वो हीट एनर्जी में आ गया तो आपको दिखने लगा। ठीक है, तो ये है आपका अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन प्रकार की एनर्जी होता है और किस प्रकार से वो काम करता है। ठीक है, तो ये फीलिंग आपको समझ में आ गई होगी कि किस कौन कौन सी एनर्जी आपको पढ़ना। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों में बहुत सारा चीज़ें ऐसे होते हैं कि जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या है ना कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, तो बहुत सारी एनर्जी के अंदर ना जैसे 2-3 प्रकार की एनर्जी है और कुछ एनर्जी जैसा होता है जो दो को कंबाइन करके ले लेते हैं। ठीक है, कहने का मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई फिक्स डेफिनेशन किसी का नहीं है। ठीक है, किसी का कोई फिक्स डेफिनेशन किसी भी एनर्जी का नहीं है। कभी कभी होता है कि कोई एनर्जी के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन से फॉर्म वाला एनर्जी किस फॉर्म में बदल रहा है, तो वहाँ पे 2-2 एनर्जी का हम लोग नाम ले सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ही देख लो, यहाँ पे द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो कहोगे सर रैंडम मोशन हो रहा है तो सर काइनेटिक एनर्जी की बातें आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हमने उसी को एक नाम दे दिया सेंसिबल एनर्जी। ठीक है, अब ये जब बहुत ही स्मॉल लेवल पे गए हैं हम, एक एक मॉलिक्यूल के पकड़ स्टडी कर रहे थे, एक एक मॉलिक्यूल के पकड़ करके स्टडी करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकालना आसान काम तो है नहीं। हाफ ऑफ mv स्क्वायर करेंगे, कहाँ से मास और वेलोसिटी एक को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सारा का अगर बल के रूप में कंसीडर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही अगर मोशन कर रहा है, सारे मॉलिक्यूल का एक नेट मोशन आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म आता है। पर अगर मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन दाएं बाएं कर रहे हैं तो भैया उसका वेलोसिटी निकालोगे तो पता लगेगा वेलोसिटी 0 है।
वेलोसिटी या वेक्टर क्वांटिटी है ना, जितना आगे गया उतना ही पीछे आ गया वो, तो उसका तो नेट डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे उसको, ठीक है। तो उसके लिए सेंसेबल एनर्जी डिफाइन होता है। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है एनर्जी के टर्म में, लेकिन आपको थोड़ा सा फील करना है कि यार क्या पूछना चाह रहा है। वो कहते हैं ना कि पूछने वाले यानी एग्जामिनर के सम्मान करो, एग्जामिनर के भावनाओं का सम्मान कीजिए, वो क्या पूछना चाहता है वो चीज़ बता दीजिए उसको। क्योंकि भाई जो जिस प्रकार से डेवलपमेंट चीज़ों का हुआ, जिस प्रकार से खोज हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिसकन्फ्यूजन बना हुआ रहता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक एक करके हुआ है ना, ठीक है। कोई नया टर्म आ गया तो उसके टर्म के अंदर, क्योंकि हम आसानी से काइनेटिक एनर्जी के टर्म से हम आसानी से चीज़ों को पढ़ समझ रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी कहता है कि सर काइनेटिक एनर्जी तो नीचे लेवल पे भी हमने डिफाइन कर रखा है, तो इसी नंबर को क्यों नहीं हमने आगे इंप्रूव किया, क्योंकि एक जगह अलग डेवलपमेंट हो गया था, एक अलग डेवलपमेंट हो गया था। अब सबको हमको कंबाइन करके पढ़ना है, तो भाई जहाँ पे आसान लगे, जिससे हमको समझ में आ जाए, जिससे चीज़ें डेवलप हो जाए, जिससे रिसर्च करने में आसानी हो, वो सब चीज़ों को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, वो तो था एनर्जी। अब आता है एनर्जी इंटरेक्शन की बात। कहता है एनर्जी अगर किसी सिस्टम के पास है तो एनर्जी किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को देना है तो तीन ही प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। एक तो वर्क फॉर्म में, आप काम कीजिए। अगर मैं आपको एक झापड़ मारूं तो मैंने खाया पिया, मैंने एनर्जी खूब सारा स्टोर किया और मैंने आप पे काम कर दिया, आपका गाल लाल हो गया, ठीक है। अगर आपका गाल लाल हो गया तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा आपने सहन नहीं किया, मतलब आपको क्या तकलीफ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको एनर्जी ज़्यादा आ गया आपके पास, ठीक है। तो मैंने एनर्जी कैसे दिया, तो मैंने काम करके दिया, ठीक है। फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपके गाल में थोड़ा सा धंसा, ठीक है। तो इसके कारण आप पे काम हुआ और आपको मेरी एनर्जी आपको मिल गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम काम कर करके दूसरे को एनर्जी देते हैं। जैसे फैन रुका हुआ है, उसको हाथ से पकड़ घुमा दो, ठीक है। आपके हाथ में पेन, उसको फेंक दो, ठीक है। तो पेन के पास एनर्जी आ गया, तो आप उस पर काम कर रहे हो और काम के कारण आप उसमें एनर्जी दे रहे हो। दूसरा हीट फॉर्म में हीट ट्रांसफर, हीट फॉर्म में एनर्जी भी ट्रांसफर होता रहता है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो फैन को, फैन नच रहा है, ठीक है। फैन जो है वो नच रहा है, नचते नचते वो गर्म भी हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी दिया और हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो गया, ठीक है। हीट के फॉर्म में और भी बाहर भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी इधर उधर जा भी रहा है, ठीक है। तो हीट के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तीसरा मास ट्रांसफर, तुम्हें बता ही रखा है स्टील महोदय ने कि इक्वल टू होता है mc² होता है, यानी मास ही एनर्जी। अगर मास कहीं एक जगह सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चला गया तो भैया एनर्जी तो ऐसे भी जा रहा है। मास के पास पहले ही इतना सारा एनर्जी होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है, मीथेन गैस है, तो मीथेन गैस CH4 अगर मीथेन गैस है तो मीथेन भी तो अपने पास, अगर मीथेन का कुछ मॉलिक्यूल चला गया, कुछ मास चला गया, तो अपने साथ केमिकल एनर्जी नहीं ले जाएगा क्या है वो, ठीक है। ये सारा एनर्जी ले जाएगा, वो ले जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मास भी ट्रांसफर होता है तो एक प्रकार से एनर्जी का ही ट्रांसफर है वो। तो ये तीन तरीके हैं जिससे कोई भी सबस्टांस या कोई भी सिस्टम अपना एनर्जी दूसरे सिस्टम को दे सकता है। चाहे उस पर काम करके दे सकता है, हीट ट्रांसफर करके दे सकता है, उसको गर्म कर देगा अपने से रगड़ करके, या कि जैसे भी हो सके, और मास ट्रांसफर करके भी देता है, ठीक है। EAC में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे मास ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे वर्क ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये क्वेश्चन बार बार आता है EAC के एग्जाम में, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा ट्रांसफर हो रहा है। तो सबसे पहले हम वर्क को समझते हैं कि वर्क किसको कहते हैं, ठीक है। द सिस्टम इज सेड टू बी डूइंग वर्क इफ द इंटीरियर इफेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग कैन बी कंसिडर्ड इनटू राइजिंग ऑफ हीट थ्रू हीट मे नॉट बी एक्चुअली राइज्ड। तो कहता है कि वर्क हम कैसे कहेंगे। देखो, वर्क आपने बचपन में पढ़ा है, डेफिनेशन उसका देखा नहीं होगा। वर्क इक्वल टू आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया था, ठीक है। फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। पर यहाँ पे वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में या फिर आप इंजीनियरिंग लेवल पे, तो कहता है वर्क हम तभी मानेंगे जब उसकी सहायता से हम वेट को उठा पाएँ, ठीक है। कहीं पे वेट रखा हुआ तो किसी भी प्रकार से हम उस वर्क से हम वेट को उठा पाएँ। अगर वेट उठ जा रहा है तो वो वर्क फॉर्म की एनर्जी है। अगर उससे कोई वेट लिफ्ट नहीं किया जा सकता है तो समझ लीजिए वो वर्क फॉर्म की एनर्जी नहीं है। अब हीट कहीं पे आग जला रहे हो, वहाँ पे से मास उठ जाएगा क्या? अगर उठ जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो वर्क फॉर्म की एनर्जी है, वर्क वहाँ पे हो रहा है। और अगर नहीं उठ रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। तो अ सिस्टम इज सेड टू बी डूइंग वर्क, एक सिस्टम काम करता हुआ तभी कहलाएगा इफ द इंटीरियर इफेक्ट,
ताकि उसका इंटीरियर जो इफेक्ट है ऑफ द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू राइजिंग ऑफ वेट। ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर सकें वेट को उठाने में, चाहे वो एक्चुअली वेट को उठाया जाए या ना जाए, लेकिन हम उसको कंसीडर कर सकें कि उससे वेट उठाया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है हम कह देंगे कि वो सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग पे। ठीक है, कि उसके द्वारा हम वेट को उठवा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे काम हो रहा है, इस एग्जाम्पल को देखिए, एक बैटरी मैंने लगा रखा है, बैटरी से हमने वायर लगा रखा है, मोटर लगा रखा है, और मोटर में शाफ्ट लगा हुआ है, शाफ्ट रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा तो उसमें हम लोगों ने एक स्ट्रिंग से एक मास को लगा दिया है, और रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है मास को रोटेट करके वो लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, अब ढेर सारे मैंने बाउंड्री लगाए हैं। ठीक है, एक बाउंड्री ए तो यहाँ पे लगाया जो बैटरी को घेर रखा है। ठीक है, बाउंड्री बी जो लगाया हुआ है वो यहाँ पे मोटर जिसके बाहर है, और जो बाउंड्री सी है वो सबको घेर रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन से बाउंड्री से कौन सा चीज ट्रांसफर हो रहा है, यानी 3 प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वर्क के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में और मास के फॉर्म में। तो कहाँ पे किस बाउंड्री से किस फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे कितने लोग गड़बड़ करते हैं। मैं पूछूंगा कि ये जो ए बाउंड्री है जो इसने बैटरी को घेर रखा है, इस बाउंड्री से जो बाहर जो एनर्जी जा रहा है वो किस फॉर्म में एनर्जी जा रहा है। ठीक है, तो अधिकतर लोग पता नहीं किस फॉर्म में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जानना चाहिए कि यहाँ वर्क के फॉर्म में एनर्जी जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, बैटरी लगा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा हो, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, यहाँ पे जो बैटरी है ईएमएफ जनरेट कर रहा है। ईएमएफ का नाम इसको क्यों दिया गया कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अरे बैटरी क्या करता है, फोर्स जनरेट करता है, ईएमएफ जनरेट करता है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके कारण यहाँ पे बर्डन हो रहा है, और लोगों को ये पता नहीं होता है कि यहाँ पे जो बैटरी से एनर्जी निकल रहा है वो वर्क फॉर्म की एनर्जी है। कैसा फॉर्म की एनर्जी है, वर्क फॉर्म की एनर्जी है। हाँ, हीट वगैरह थोड़ा सा निकल रहा होगा, पर हीट को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो तो लॉस है एनर्जी का। ठीक है, वो सराउंडिंग में चल रहा है, हमको थोड़ा ना मिल रहा है, तो भाई ऑब्वियसली बात है बाहर गर्म हो जाता है, तो हीट को हम मान सकते हैं, पर उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी हमें मिल रहा है बाहर में, वो हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, वर्क के फॉर्म में मिल रहा है। तो इसको याद रखिएगा, ये बार बार ये चीज पूछता है कि बैटरी या कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी सिस्टम में जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है वर्क फॉर्म में एनर्जी का जाना। ठीक है, वर्क फॉर्म में एनर्जी जा रहा है। जैसे ही मोटर में गया तो मोटर के बाहर जो एनर्जी जा रहा है, जाहिर सी बात वो किस फॉर्म में जाएगा बाहर एनर्जी, तो बाहर जो एनर्जी जाएगा वो भी वर्क फॉर्म में जा रहा है क्योंकि मोटर घूम रहा है, वहाँ पे मोशन साफ साफ आपको दिख रहा है, जिसके कारण हमने वेट को भी लिफ्ट कर दिया है। यानी कि यहाँ भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है बाहर की ओर, वो किस फॉर्म में हो रहा है भाई, तो वो भी वर्क के फॉर्म में हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सी बाउंड्री है, इस पे इसके बाहर एनर्जी किस फॉर्म में जा रहा है, तो आधे लोग तलबला जाएंगे, कहेंगे सर सी के बाहर कहाँ एनर्जी जा रहा है, एनर्जी कहाँ जा रहा है सी के बाहर। अरे भैया, ये जो इसको लिफ्ट कर रहे हो तो अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी ही काम कर रहे हो ना, धरती के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, तो धरती के अगेंस्ट काम करोगे तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा क्या। तो इसके बाहर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और वो एनर्जी का ट्रांसफर किस फॉर्म में हो रहा है, तो वर्क के ही फॉर्म में हो रहा है। बात समझ में आया। यहां से भी बाहर भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे काम कर वेट लिफ्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या फोर्स नहीं लग रहा है क्या एमजी, धरती नहीं लगा रहा है क्या फोर्स एमजी, धरती लगा रहा है, उसके अगेंस्ट में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निगेटिव पॉजिटिव वर्क हो या ना हो उसकी हमको मतलब नहीं है, हम एनर्जी इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि वर्क कौन किस पे कर रहा है, काम तो हो रहा है, काम हो रहा है तो एनर्जी का कुछ ना कोई ना कोई एनर्जी या तो खोएगा, या एनर्जी बढ़े या एनर्जी कम है, हमें उससे मतलब नहीं है कि कम रहा है बढ़ रहा है, पर एनर्जी का इंट्रैक्शन तो हो ही रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और वर्क फॉर्म में ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे ईएससी क्वेश्चन को घुमाता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करता है और कंफ्यूज हो भी जाते हो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई डाउट रहे ना तो क्वेश्चन पूछोगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, कमेंट में भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं, और अगर वहाँ पे नहीं होगा तो भैया मैं सपोर्ट भी देता हूँ, व्हाट्सअप और ईमेल वगैरह भी सपोर्ट है आपको, वहाँ पे भी हम मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। ईमेल दिया हुआ है आपको अबाउट में, चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ पे ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है। और उसके अलावा भी अगर आप ढेर सारे क्वेश्चन अगर मिलेंगे एक ही टॉपिक पे तो उस पर नेक्स्ट वीडियो भी बना दिया जाएगा। ठीक है, कि ये बातें बच्चों को समझ में नहीं आया तो चलो बना देते हैं। जनरली मैं ये सी के लिए बनाता हूँ तो सभी बच्चे जनरली इंटेलिजेंट ही होते हैं, उसको तो कंटेंट की जरूरत होता है, सब कुछ समझ ही जाते हैं वो लोग, क्या पढ़ना बस उनको ये नहीं पता होता है, तो उसके लिए एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट में बना रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है वर्क, फिर वर्क को समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो कहता है कि वर्क सेट टू बी डन बाय द सिस्टम इफ देयर इज एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग
इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। अगर फोर्स के टर्म में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, फोर्स के कारण एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो समझ लीजिए वहां पे वर्क फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अभी तो मैं एक ही फॉर्म समझा रहा हूं आपको कि वर्क कहाँ पे, वर्क के फॉर्म में कहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, पहले फिलहाल तो हम उसी चीज़ को समझ रहे हैं, फिर आगे भी समझे, हीट बात तो समझ ही जाते हो, मास भी समझ ही जाते हो। मेन तो दिक्कत होता है कि वर्क फॉर्म में कहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, उसको मेन समझना होता है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा जब एंट्रोपी वगैरह को डिस्कस करूंगा कि कहाँ पे एंट्रोपी ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे वर्क फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा थर्मोडायनामिक्स का सीरीज ही बन रहा है, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए बस इसको। फिर आप देखिए बस टोटल एकदम एक बार एक सीक्वेंस वाइज डिस्कशन होगा सबका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो एक बेसिक सा चीज़ आप जानते हो उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग जब डेवलपिंग द फॉर्मूला ऑफ द थर्मोडायनामिक्स के में जब हम फॉर्मूला डेवलप करते हैं या फिर जहाँ पे वैल्यू हमें पुट करना होता है, तो वर्क इज टेकन to be done by the system and we assume heat is being added to the system। हम मानते हैं कि हमारा सिस्टम जो बना हुआ वो दुनिया पे काम करने के लिए बनाया है, हीट हम उसको देंगे और वो दुनिया पे काम करके देगा। ऐसा हमारा जनरल कन्वेंशन है, ऐसा हम मान के चलते हैं। भाई मशीन क्यों बना रहे हो तुम, उसको आप इनपुट दोगे हीट के फॉर्म में और वो आपको वर्क के फॉर्म में आउटपुट देगा। तो हम लोग इसी कारण से Therefore, when the work is done by the system, अगर कोई सिस्टम काम करके देता है तो उस काम को हम लोग उस सिस्टम के लिए पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, कि उस सिस्टम का वो पॉजिटिव वर्क है यदि वो आपको काम करके देता है तो। ठीक है, साइन एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर आपको सिस्टम पे काम करना पड़ जाएगा, अरे भाई सिस्टम मशीन बना क्यों रहे हैं, काम करेंगे उस पर हम, क्यों हमारा पैर दबाए, अरे वो काम करे ना हम पे, तो वो काम करेगा तो हम कहेंगे अरे ये अच्छा बात है प्लस वाला। और अगर हमें उस पर काम करना पड़ रहा है इसका मतलब गलत बात है। ठीक है, तो उसको हम माइनस लेंगे हम लोग उसको। ठीक है, तो ये क्यों ले रहे हैं ये भी समझ में आ गया है, क्योंकि हमारा थर्मोडायनामिक्स से हम मान के चलते हैं कि भाई हम सिस्टम को हीट देंगे और वो हमको काम कर करके देगा। ठीक है, और भी रीजन आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ एनर्जी का, जो बात करेंगे कि भाई एनर्जी का क्वालिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम हीट को हम लो ग्रेड एनर्जी मानते हैं, तो लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो वही तो है कि भाई हमको काम करवाना है चीज़ों से, हमको काम चाहिए। ठीक है, पूरी दुनिया को काम चाहिए, करने वाला वर्कर चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी का हम जो भी अदर फालतू का फॉर्म में जो एनर्जी है उसको हम वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम मशीन को हम ऐसे मशीन बनाते हैं जिसको हम हीट के फॉर्म में एनर्जी दें और वो हमें वर्क के फॉर्म में एनर्जी दे। तो हीट के फॉर्म में जो हम एनर्जी उसको देते हैं उसको जाहिर सी बात है प्लस मानेंगे। ठीक है, हीट के फॉर्म में जो एनर्जी हम देंगे क्योंकि सिस्टम को दे रहा है, क्योंकि वो जनरल सी बात है देना ही है उसको, तो उसको हम प्लस मानेंगे। और अगर वो कोई काम हमको करके देगा तो उसको भी हम प्लस मानेंगे। हाँ, अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो उसको कहेंगे भाई माइनस, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सिस्टम हीट दे हमको। सिस्टम तो हीट ले, दुनिया में जितना गर्मी है सब ले, हमको गर्मी तो होना चाहिए। हमको सिस्टम हीट जनरेटर जैसे पंखा गर्म हो जा रहा है, हम चाह रहे हैं कि गर्म हो जाए वो, हमको तो चाहिए हवा, हम तो चाहिए वो काम करे घूमे, हमको हीट थोड़ी ना चाहिए उससे। हम तो उसको दे रहे हैं कि तुम लो, हम हीट देते हैं तुमको, यानी कि हम देंगे हीट सिस्टम को, तो उसको कहेंगे प्लस। और हम सिस्टम से चाहिए क्या हमको, तो हमको काम चाहिए, तो काम करके अगर वो देगा तो हम कहेंगे भाई अच्छा बात है, यानी कि प्लस वर्क करेंगे। और अगर उसको काम हमको करके दे, भाई हमें उस पर काम करना पड़ रहा है तो उसको हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा चलता है, आप जानते ही हो। सिमिलर यहाँ पे लिखा हुआ भी, सिमिलरली हीट एडेड टू द सिस्टम विथ प्लस साइन एंड इज हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम विथ माइनस साइन। ठीक है, यदि आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो प्लस वाली बात है, क्योंकि वह देना ही है, वो सही बात है, जो चाहते हैं वही तो कर रहे हैं। ठीक है, और अगर सिस्टम हमें हीट देता है तो वो गलत बात है, हमें सिस्टम से हीट नहीं चाहिए, तो वो नेगेटिव बात है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हम जितना हीट दे रहे हो पूरा का पूरा तुम काम करो ना, क्या तकलीफ है, हमें क्यों लौटा रहे हो हीट। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से कि एनर्जी या एनर्जी इंट्रैक्शन किस प्रकार से काम करता हो। अगले वीडियो में देख ही रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले, फिक्स्ड मास एनालिसिस यानी क्लोज सिस्टम एनालिसिस को हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि नॉन फ्लो वर्क या फिर बाउंड्री वर्क को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम फ्लो वर्क को भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो ऐड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, देखो मैं वीडियो आजकल देखे नहीं जा रहे, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर थे पहले वाले सब्सक्राइबर थे, यानी कि वो सब पास हो गए। ठीक है, अब नए बच्चों के तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई नए बच्चों तक इसको पहुँचाइए।
ठीक है, क्योंकि यूट्यूब शेयर नहीं कर रहा है। यूट्यूब ने कहा कि भैया आपको मैंने 5000 सब्सक्राइबर दे दिया, आप उसी को वीडियो दिखाते रहिए। अरे वो कहाँ से देखेंगे वीडियो? अरे बच्चे पास भी तो होते हैं, उनका निकल गया, कई बच्चे ने निकाल लिया गेट, ठीक है, तो वो लोग पास हो गए। अब नए बच्चों को देना है, तो नए बच्चों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं पहुंचेगा वीडियो तो फिर बनाने का मतलब नहीं है। 20-30 को व्यू के लिए कोई क्यों बनाएगा वीडियो, ठीक है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो पहले ही ये सब चीज़ों देख चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, वो पास हो चुके हैं, ठीक है। तो अब फिर से वो इसको क्यों देखेंगे, ठीक है। तो अब नए फ्रेश इंजीनियर्स निकल रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए 11th-12th में भी अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत काम का ये वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगा, लेकिन उसको समझने में थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। पूरा वीडियो को फुल तक देखिए और इसको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। जो भी आपके दोस्त हैं जो बेचारा किसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ठीक है, उसको सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जानते हैं कि होता नहीं है, और दूर दूर इतना कॉलेज आता है कि वो कोचिंग वोचिंग भी नहीं कर सकता है। ये फ्री का चीज़ है, वाईफाई है आपके पास, फ्री में वीडियो एक्चुअली क्या होता है, सब वीडियो डाउनलोड करता है। अरे वीडियो डाउनलोड करके भाई रखा रह जाता है, देखता कोई नहीं है। वीडियो आप डेली टाइम बनाइए, कितना से इतना बजे तक हमें देखना है, और एक रूटीन के तहत, जैसे क्लास का रूटीन होता है ना, उस प्रकार से रूटीन बनाइए। अरे काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं, जो कर रहे हैं वो सक्सेस भी कर रहे हैं, घर बैठे पढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, ठीक है। कई बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब भी निकाल लिया, ठीक है, घर में, क्योंकि वो टाइम से पढ़ रहा है। आप टाइम से नोट्स लेके बैठिए, आप वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और भी पीएससी वगैरह के एग्जाम से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और देखिए कि आप क्या इंप्रूवमेंट करते हैं। फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ढेर सारी कोचिंग है। टेस्ट सीरीज तो आपको ऑनलाइन देना ही है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और एक बार अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें नंबर आने लगता है, तो समझ लीजिए कि भैया आप निकाल लोगे। फिर तो भैया एग्जाम में जाके आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इतना करेंगे, निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी, और किसी भी एग्जाम में मिलेगी। और मेरी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए कि सर फलाना चैप्टर नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे दिक्कत हो रहा है, वो सारे चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ों की मैं बिजी रहता हूँ तो वो दे नहीं पाता हूँ, तो आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं मेरे चैनल का। अगर चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे और ढेर सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि भाई ऑफलाइन क्लासेज में अगर मुझे कोई क्लास बंद करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है उसका भरपाई अगर यहाँ से होगा तभी जाके मैं उसको बंद करूँगा, ठीक है। मुझे तो भी पसंद करता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाऊँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अधिक से अधिक बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ। ऑफलाइन क्लास में अधिक से अधिक बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है, वहाँ लिमिटेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पहुँचाएं, ज्वाइन बटन क्लिक करें, ज्वाइन करें। इसमें बच्चे हो जाएंगे तो इसमें भी क्लास लगने लगेगा, डेली लाइव क्लास आने लगेगा, और आपको सपोर्ट भी मिलेगा, PDF मिलेगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, जो भी आप पूछोगे लाइव में क्लासेस में उसका जवाब मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो जाता है, जब मुझे छुट्टी मिलता है तभी मिलता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो को मैं बड़ा नहीं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड मास एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।